डायमेंशनल एनालिसिस है क्या, पहले मैं वो आपको डिफाइन करता हूँ, फिर ये करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये यूज़ किस लिए करते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फार्मूला आता है, कोई चीज़ होती है वो इक्वल टू सम फार्मूला होता है, ठीक हो गया। अब उस फार्मूले को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसे हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक साइड के डायमेंशंस लेते हैं और फिर हम दूसरी साइड के डायमेंशंस लेते हैं। अगर तो वो हमारे पास इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि डायमेंशनली जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। तो इस चेकिंग को हम चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो फिजिकल इक्वेशन। अब हम ये करते कैसे हैं, हमारे पास टोटल जो डायमेंशन है वो है 7, लेकिन हमारी जो बुक है उसमें जो हम टोटल डिस्कस करेंगे वो हम सिर्फ 3 कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, एम एल टी। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मैस को। एल किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, ठीक हो गया। हमारे पास टोटल 3 डायमेंशन है जिनको हम यूज़ करेंगे अपने इस कोर्स में। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला आता है, v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ l मल्टीप्लाई बाय l होल डिवाइडेड बाय m। थैंक यू मोइन। मोइन हुसैन मेरा बहुत प्यारा रूममेट कह रहा हूँ, कॉलेज में, डिग्री मेट, क्लासमेट। खैर, अब हमने इसको डायमेंशनली हमने इसकी होमोजेनिसिटी चेक करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास मैस है, ठीक हो गया। अब हमें इन सब की यूनिट्स पता होनी चाहिए। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी बेसिकली लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम होती है, ठीक हो गया। इसी तरह जो फोर्स है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है, फोर्स हमारे पास होती है एम ए, ठीक हो गया। मैस इंटू एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय एम। अब हम मैस को यहाँ पे कैंसिल कर दें तो तब भी आसानी होगी, लेकिन हम इसको बिल्डअप करके लेके चलते हैं और एंड पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे जो हमारे पास ऑन दी लेफ्ट साइड हमारे पास जो डायमेंशन बनती है वो बनती है एल और टी रेस्ट पावर -1, क्योंकि टी नीचे डिवाइड हो रहा है। अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमने 9th क्लास में काइनेमैटिक्स में पढ़ा कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, यानी कि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो जो हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट्स हैं उनमें टाइम नीचे डिवाइड कर दो तो हमारे पास एक्सेलरेशन की यूनिट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बनता है वो क्या बनता है, एम यानी कि मैस, ये जो कि केजीज में डिफाइंड है, मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय टी रेस्ट पावर -2, ठीक है। टी रेस्ट पावर -1 हमारे पास वेलोसिटी के लिए था, यहाँ पे टी रेस्ट पावर -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एल जो कि हमारे पास इस एल से आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएगा एम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारे पास वैसे की वैसी रहेगी, राइट साइड को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, मैस के टोटल को ऐड कर देंगे, तो इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर -1 थी क्योंकि नीचे था, ऊपर आके -1 हो जाएगी, तो हमारे पास 1 - 1 आ जाएगा। एल क्या आएगा यहाँ पे, एल एक तो 1 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है, एल क्या हो जाएगा 1 + 1 2। टी हमारे पास सिर्फ एक ही है जो कि टी रेस्ट पावर -2 है, वो हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा। अब ये एम रेस्ट पावर 0 हो जाएगा हमारे पास, ये टी रेस्ट पावर 2 एल रेस्ट पावर 2 और टी रेस्ट पावर -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो हमारे पास एल का स्क्वायर रूट से काट जाएगा और -2 भी स्क्वायर रूट से काट के -1 रह जाएगा, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगी, यानी कि हमारी जो इक्वेशन थी, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ऊपर, वो डायमेंशनली होमोजीनियस थी। उसके बाद जो दूसरी हमें डायमेंशनल एनालिसिस जो हेल्प आउट करता है वो इस चीज़ में हेल्प आउट करता है। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है, थैंक यू। अच्छा, खैर, डायमेंशनल एनालिसिस हमें एक और चीज़ में हेल्प आउट करता है, वो ये है कि हम इससे इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं। इक्वेशंस कैसे ड्राइव कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास था ये एक पेंडुलम। अब इस पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है, ठीक है।
अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ एजम्पशंस लेंगे। एजम्पशंस हम क्या लेंगे, हम गैस करने की कोशिश करेंगे कि टाइम पीरियड किस किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहला गैस करते हैं जो हमारा मैस ऑफ द बॉब है, जो ऑब्जेक्ट ये स्विंग कर रहा है, इसके मैस पे डिपेंड करेगा। गैसेज है हमारे, अगर तो हमारे गलत हुए तो वो एंड रिजल्ट में ठीक हो जाएंगे। दूसरा हमारा गैस ये है कि जो टोटल एल्टीट्यूड यानी कि जो टोटल थीटा एंगल है, इस पे डिपेंड कर सकता है हमारा जो टाइम पीरियड है। ठीक हो गया, थीटा डिस्प्लेसमेंट। तीसरी assumption हम ये लेते हैं कि जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी, इस पे डिपेंड कर सकता है हमारा जो टाइम पीरियड है। ठीक है। और चौथी assumption हमारी ये है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इस पे डिपेंड कर सकता है। हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने ये assumptions लिए हैं चार के इन चार पे डिपेंड कर सकता है। अब हम चेक कैसे करेंगे कि किस तरह से डिपेंड कर, क्या रिलेशन बन रहा है। हम टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे बारी एम ए यानी कि मैस ऑफ द बॉब। ठीक है। थीटा बी एल रेस्ट पावर सी और जी रेस्ट पावर डी के। ठीक हो गया। तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया इनको। अब हमने यहाँ पे करना ही है कि हमने जो हमारे पास ए बी सी डी है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। जैसे ही हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी खुद ही। हम देखते हैं कि किस तरह से हम वो करते हैं। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास होता है एल बाय आर। पहले भी डिस्कस कर चुके जब हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कर रहे थे, दोबारा बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्क है हमारे पास। ठीक हो गया। इस आर्क का ये जो थीटा एंगल है, ये बेसिकली रेशो है इस लेंथ की और इस रेडियस की, यानी कि ये रेडियस और ये लेंथ, इन दोनों की रेशियोस हमें थीटा बताती है। ठीक हो गया। तो अगर हम इसको इक्वल करें तो इक्वल कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की है। उसके बाद एम मैस है तो वो रेज टू पावर ए हो जाएगा। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा की अगर हम डायमेंशन देखें तो वो डायमेंशंस की एल डिवाइड बाय एल ही है, क्योंकि एक लेंथ के साथ डिवाइड हो रही है। तो हम करेंगे एल मल्टीप्लाई बाय एल -1 रेज टू पावर बी। और जो ये सिंपल लेंथ है, ये सिंपल एक लेंथ है, तो ये एल रेज टू पावर सी हो जाएगा। और जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी जो डायमेंशन होती है वो एल टी रेज टू पावर -2 होती है, और ये होल रेज टू पावर डी हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो इक्वेशन पीछे बचेगी वो क्या बचेगी। अब हम यहाँ पे जो मैस है उसको ऐड कर देंगे। मैस हमारे पास अकेला ही है, तो वो खाली एम रेज टू पावर ए रह जाएगा। एल जो है हमारे पास, एक एल रेज पावर सी था, दूसरा एल हमारे पास ये था, ये इसकी पावर क्या है, एल रेज पावर डी। तो हमारे पास सी प्लस डी हो जाएगा। टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास अकेला एक ही है, तो ये टी रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाई डी हो जाएगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो हमारे पास मिसिंग थे, एम एल मिसिंग थे, तो हमने उनको कर दिया एम रेज टू पावर 0 एल रेज टू पावर 0। समथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, और 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टी रेज टू पावर 1 है हमारे पास। इक्वेशन के दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा, कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन की इस साइड को इस साइड के साथ। तो अगर हम ए को कंपेयर करें तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ जाएगा। टी डी प्लस सी प्लस डी हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि सी प्लस डी ये वाला, और ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और हमारे पास -2d इक्वल आ जाएगा 1 के पास। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई। उसके बाद अब हमने ए सी और डी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। ए की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई, डी की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी -1/2। इस डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सी 1/2। ठीक हो गया। अब हमारे पास ए सी डी और बी हमारे पास 0 था, ठीक है, क्योंकि ऊपर वो कैंसिल आउट हो गए थे। तो हमारे पास ए बी सी डी तीनों की वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एम रेज टू पावर ए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। तो एम रेज टू पावर ए मल्टीप्लाई बाय थीटा रेज टू पावर बी मल्टीप्लाई बाय एल रेज टू पावर सी मल्टीप्लाई बाय जी रेज टू पावर डी ओरिजिनल इक्वेशन थी। अब इसमें हमें ए बी सी डी की वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। ये वैल्यू 0 थी, तो हमारे पास कांस्टेंट एम रेज टू पावर ए है, ए की वैल्यू क्या है 0, तो समथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है। इस तरह ये भी रेज टू पावर 0 था, तो ये भी 1 हो जाएगा। एल हमारे पास 1/2 है, जी हमारे पास -1/2 है। ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके पूरा एक अलग से दोबारा वही कांस्टेंट रहेगा, और हम एल 1/2 को हम इसकी होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, उसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का हमने जो इक्वेशन ड्राइव की, ये हमने किस तरह से ड्राइव की, डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर का इख्तिताम होता है। ठीक हो गया।
अब कुछ एक्सरसाइजेज, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो इसका ग्रेडमी पे क्विज भी अपलोड हो चुका होगा, तो वो आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे एक्सेस करना है। ग्रेडमी की वेबसाइट पे आप जाओगे, सबसे पहले वहाँ पे आप एकेडमीज में जाओगे। एकेडमीज में जाके आपको फिजिक्स प्रोटैगनिस्ट की एकेडमी नज़र आएगी, वहाँ पर जाओगे और आप फिजिक्स 101 जो कि हमारी ब्रांड न्यू सीरीज है जिसकी ये पहली क्लास थी उसमें जाओगे, तो वहाँ पे आपको पहला क्विज मिल जाएगा। तो इस क्विज को सॉल्व करो। कल हम इंशाल्लाह इस क्विज की डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा कुछ आपको बातें बताता चलूँ। एक तो गो थ्रू कर लो, जो साइड इन्फॉर्मेशन है उनको गौर से देखो, ठीक है। उनमें कुछ की इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आपसे एज MCQs पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एक दफ़ा रीड आउट करो इस पूरे चैप्टर को, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपका आधा घंटा लगेगा, क्योंकि मोस्टली तो आपको मैंने बता दिया, तो आपने सिर्फ स्किम करना है। एरर अनसर्टेनिटी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसको आपने खुद रीड करना है। और एंड पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत से बच्चे मिस आउट कर देते हैं, तो बताता हूँ। अपेंडिक्सेस, ठीक है। अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, इन दोनों को समझने की कोशिश करो। अपेंडिक्स 2 समझने वाला है, ठीक है। इसमें जो टोटल अनसर्टेनिटी थी वो हम क्यों ऐड कर रहे थे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को, उसकी एक्सप्लेनेशन है, या हम क्यों ऐड कर रहे थे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये जितने भी हमने 7 हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, उनके जो SI यूनिट्स हैं उनके पीछे की स्टोरी क्या है। अच्छा, एक और चीज़ मजे की बात बताओ, जो हमारे पास किलोग्राम का यूनिट है वो रीडिफाइन हुआ था, हमारे पास रीडिफाइन हो चुका है 2017 में। आपकी बुक में ये चीज़ नहीं लिखी, तो बेसिकली आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ किलोग्राम इज़ रीडिफाइंड, तो आपको पेरिटाशियम की बड़ी मज़े की वीडियोस मिलेंगी, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो बेसिकली इसको रिडिफाइन करने में 2 अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच ये साइंटिस्ट किया कि हम केजी के थ्रू फिक्स करें एवोगैड्रोस नंबर की, ठीक है। और उससे हम एवोगैड्रोस रीडिफाइन हो गया, जिस तरह हमने मीटर रोड को यूज़ करके सी की वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को हमने फिक्स किया, और उसके बाद हमने उससे वापस मीटर की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया। ऐसे ही किलोग्राम से हम डिफाइन करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के 1 केजी में कितने एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, और उससे हम रीडिफाइन करेंगे अपना केजी। अब हम केजी को रीडिफाइन क्यों करना चाह रहे हैं, बेसिकली हमारे पास आउट ऑफ दी 7 जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, केजी वो वाहिद रह चुका है जिसको हम रेफरेंस के तौर पे कोई फिजिकल यूनिट ले रहे हैं, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। बाकी जितने भी हमारे SI यूनिट्स हैं उनमें हमारे पास जो उसको डिफाइन कर रहा है वो कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ नेचर है। मिसाल के तौर पे लेंथ के केस में हम c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि जो केजी है उसको भी हम कोई कांस्टेंट ऑफ नेचर से डिफाइन करें, तो एवोगैड्रोस नंबर एक कांस्टेंट ऑफ नेचर है। एक अप्रोच ये है साइंटिस्ट की। दूसरी अप्रोच ये है कि वो प्लैंक्स कांस्टेंट को रीडिफाइन करना चाह रहे हैं, वो उसको फिक्स करना चाह रहे हैं, और उसको फिक्स करके वो केजी को रीडिफाइन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये 2 वीडियोज़ हैं, बड़ी मज़े की, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनको ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ अगर कोई गलती कोताही होगी हो, आई एम नॉट परफेक्ट, मेरे से कुछ अगर गलती होगी तो देन डू लेट मी